वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में एक तरह से चुनावी शंखनाद हो चुका है। उत्तराखंड के चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। राज्य की जनता के सामने 5वीं बार सरकार चुनने जा रही है। ये अलग बात है कि इस जनता ने इस दौर में कई मुख्यमंत्री देख लिए। सियासी दल फिर एक बार लोगों के द्वार पर है। आने जाने वालों पर भी नजरें हैं। मुद्दे खंगाले जा रहे हैं। रणनीतियां बन रही है। सियासी दलों के अपने आंतरिक मतभेद भी हैं। कुछ नए दल राज्य में अपनी संभावनाएं भी तलाश रहे हैं। यही एक बहुत बड़ी बात है और इसी पर आज की चर्चा को खास बनाएंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। राज्य में कांग्रेस और बीजेपी बड़े दल हैं और सत्ता में बारी बारी से आती रही है। इस राज्य की स्थापना में भले ही उत्तराखंड क्रांति दल का अपना महत्व रहा हो, लेकिन सियासत में और जन भावनाओं को समझने में वो पूरी तरह से विफल ही रहा। यही वजह है कि जहां एक और देश भर में क्षेत्रीय पार्टियों का अपना रुतबा रहा है और केंद्र से रुतबे और टकराने के अपने तकाजे रहे हैं, वहीं औकात की उपलब्धियां नगण्य ही रही है। इस बार अलग कुछ है तो आप पार्टी का भी चुनाव में कूद पड़ना। ये अलग बात है कि उसकी उपस्थिति को मतदाता किस तरह से देखते हैं। जहां तक बात बसपा और सपा की है तो शायद बसपा ही तराई क्षेत्रों में रुझान के साथ अपने कुछ प्रत्याशियों को खड़ा करेगी। उत्तराखंड में मतदाता 5वीं बार किसी सरकार को चुनने जा रही है। यहाँ के मतदाताओं ने कांग्रेस और बीजेपी को बारी बारी से अपना समर्थन दिया है। राज्य की जनता ने कांग्रेस का शासन भी देखा और बीजेपी का भी, लेकिन 20 साल से ज्यादा का इतिहास यही बताता है कि राज्य में स्थायित्व नहीं बन पाया है। राज्य में स्थिरता के दौर दिखे। इस भंवर से निकलने के लिए बड़ी कवायद राजनीतिक दलों ने नहीं की। बीजेपी या कांग्रेस दोनों ही दलों को अपने भीतर घाट की स्थिति से गुजरना पड़ा है। कांग्रेस एक सशक्त विपक्ष के रूप में सामने नहीं आ पाई। इसकी वजह कांग्रेस की अपनी गुटबाजी रही। कांग्रेस संगठित होकर नहीं दिखी। अब चुनाव के समय चेहरे को सामने लाने की दुविधा कांग्रेस के अंदर दिखती है। वहीं सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों और कामकाजों को ठीक तरह से जनता के समक्ष नहीं रख सका। बीजेपी शासन में चुनावी वर्ष में सीएम बदलते रहे। अब सवाल यही है कि सियासी दलों के अपने मुद्दे के सवाल क्या है। छोटे से समय में राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति बनानी है। आप पार्टी ने मुफ्त बिजली जैसे मुद्दे से जन भावना को छूने की कोशिश की है, लेकिन उनका जनाधार नहीं है। ऐसी तमाम उहापोह में सियासी दल जनता के बीच जा रहे हैं। देखना होगा कि आखिर जनता किस तरह सियासी दल और नेताओं की हाथ लेती है। सवाल ये है कि राज्य की राजनीति प्रदेश में नेताओं से ज्यादा शीर्ष नेतृत्व के इशारों पर ज्यादा चलती है। सवाल ये है कि राज्य की राजनीति प्रदेश के नेताओं से ज्यादा शीर्ष नेतृत्व के इशारों पर ज्यादा चलती रही है। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नवीन परिशाली जी हैं जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड से। हमारे साथ सुरेंद्र अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के उत्तराखंड से। आप भी जय सिंह रावत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तराखंड से। और हमारे साथ हनी पाठक जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले जय सिंह रावत जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। वर्तमान में जिस तरीके का दौर चल रहा है, अगर आप देखें चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, अगर इन दोनों की बात करें तो दोनों जगह बदलाव हो रहे हैं, दोनों जगह चेहरे बदलने की बात हो रही है। और अभी जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, अभी तो सूत्रों के हवाले से खबरें हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है कि आज शायद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी कांग्रेस के बदल जाएं और वहां पर एक नया नाम आ रहा है गणेश गोदियाल जी का। इस तरीके की चर्चाएं बातें चल रही हैं और प्रीतम सिंह जो हैं वो नेता प्रतिपक्ष होने जा रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि पंजाब जो मॉडल है वो यहाँ पे दोहराया जाए, ऐसी भी बातें हो रही हैं। इस तरीके की भी चर्चाएं लगातार चल रही है। आज इस पे से भी पर्दा उठने जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। इसी तरह आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने चेहरे लगातार बदले हैं, चाहे वो त्रिवेंद्र रावत हो, उसके बाद तीरथ सिंह रावत, और अब एक युवा चेहरा एक पुष्कर धामी के रूप में, और वो भी कुमाऊं से। और लगातार इस तरीके की बातें भी चल रही थी कि अब जो है वो कहीं ना कहीं राजनीति में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं, युवाओं की तरफ तवज्जो ज़्यादा दी जा रही है। ये बहुत सारी चीज़ें चल रही है। ऐसे में एक यहाँ खास बात ये हो जाती है कि उत्तराखंड क्रांति दल
जो लगातार संघर्ष करता आ रहा है, लेकिन आज तक भी जो खड़े होने वाली जो स्थिति चाहिए थी वैसी नहीं हो पाई है जय सिंह रावत जी। उसके अलावा एक नया दल आम आदमी पार्टी जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उसे लेकर आप कैसे देखते हैं, क्योंकि पूरा चुनाव इस टाइम मतलब हम कहेंगे सभी पार्टियां लगभग चुनावी मोड में आ चुकी हैं जी। हम भी आम आदमी पार्टी को इतना सीरियसली ले नहीं रहे थे, लेकिन जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस जो मुख्य दावेदार हैं सत्ता के होता जिस ढंग से वो रिएक्ट कर रहे हैं और जिस ढंग से मीडिया रिएक्ट कर रहा है, मीडिया यूकेडी को भूल गया जिसके नेतृत्व में उत्तराखंड आंदोलन चला था। उसके बाद बसपा जिसके 8 विधायक रहे हैं वो उत्तराखंड विधानसभा में, तो इस तरह से वो उनको इग्नोर करके जिस ढंग से आप पार्टी को प्रोजेक्ट किया या पर चर्चा हो रही है, इसका मतलब है आप पार्टी से कम बीजेपी और कांग्रेस वाले थोड़ा परेशानी उनको है ही है, और खासकर परेशानी का कारण उनके लिए कांग्रेस हो सकती है। अब आम आदमी पार्टी को पता नहीं जितने भी वोट मिलेंगे, लेकिन वो जो सत्ता विरोधी वोट है उसमें सेंध लगा सकता है। और आप जानते हैं यहाँ पर एक बार एक पार्टी आती है, एक बार दूसरी पार्टी आती है। 10 साल कांग्रेस रही है, 10 साल बीजेपी रही है, और एंटी इनकम्बेंसी यहाँ होती ही है। यहाँ पर लगभग 60% जो विधायक हैं चुनाव हार जाते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, और 80% जो मंत्री हैं वो भी चुनाव हार जाते हैं। उसका हारने का कारण यह है कि जो यहाँ पर जो नेता लोग एक बार चुनाव जीत जाते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि मैं जनता ने मेरे को चुना गया है। वो अपने को जनता के शासक समझते हैं, वो एकदम पहुंच से बाहर हो जाते हैं, और उनके जो चमचे भी होते हैं उनकी वही स्थिति होती है, वो भी उनको हाथ लगना मुश्किल हो जाता है, उनके दिमाग सातवें आसमान पर चले जाते हैं, और इस वजह से एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है और रूलिंग पार्टी हमेशा हार जाती है। जय सिंह रावत जी अगर आप देखें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एक हम कहेंगे एक नया दांव चला, एक नया युवा चेहरा एक लेके आए, कितना असर आपको लगता है उत्तराखंड में इस चेहरे का पड़ने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी को अगर पहले चांस मिला होता, पहले इनको मिनिस्टर बनाया होता, समय से इनको बदला गया होता, तो निश्चित रूप से ये त्रिवेंद्र सिंह रावत से और तीरथ सिंह रावत से बेहतर मुख्यमंत्री साबित होते, निश्चित रूप से होते। लेकिन जो गड्ढे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खोदे हुए हैं इनके लिए, बीजेपी के लिए, और उन गड्ढों को ये भरने की कोशिश कर रहे हैं, वो फिर भी कुरेदे जा रहे हैं। फिर वही वो 4 धाम बोर्ड पर अपने उस पर लगे, फिर वही भू कानून पर लगे, क्योंकि यहाँ का जो भू माफिया के साथ जो सबसे ज्यादा कंप्रोमाइज किया वो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। जिस भू कानून की बात यहाँ पर अभी हो रही है, वो समझिए वो सत्ता में आते ही उसके पीछे वो पड़ गए थे। आप वो चाहे गैरसैंण से जमीनों को हो, चाहे ZALR जिसमें धारा 154 में संशोधन हो, 143 में संशोधन हो, फिर नगर पालिकाओं का जो विस्तार जो हुआ है, इसी देहरादून में 85 गांव नगर निगमों नगर पालिका में डाल दिए। ये इसलिए किया गया ताकि आसपास के गांवों की जमीनों की खरीद फरोख्त हो सके। तो वो जो गड्ढे उन्होंने बोए हुए हैं, अभी या तो चुप रहे, वो चुप रहने के लिए तैयार नहीं। धामी देखो उत्साही युवक हैं और उन दोनों से अच्छा काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से ठीक ठाक हैं वो, लेकिन उनको करने तो दें। दूसरी बात, शॉर्ट टाइम है, शॉर्ट टाइम है, बिल्कुल जय सिंह रावत जी, शॉर्ट टाइम है। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है कि यहाँ समय कम है। ऐसे में अगर हम देखें सुरेंद्र अग्रवाल जी, क्योंकि आप बड़े वरिष्ठ नेता हैं और लगातार उत्तराखंड में बहुत सारी चीजें देखते आए हैं, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती वर्तमान में है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण पार्टी भी है उत्तराखंड के लिए, विपक्ष है, बड़ा विपक्ष है, लगातार सक्रिय रहता है। लेकिन इस बार क्योंकि लगातार आप उलझे लगे हैं, अपनों में उलझे हुए लगते हैं। आप देखिए कि आज भी इस बात पर चर्चा हो रही है, इस बात की चर्चा चल रही है कि क्या प्रदेश अध्यक्ष बदला जा रहा है, क्या नेता प्रतिपक्ष में प्रदेश अध्यक्ष जो वर्तमान है वो आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो हरीश रावत जी की, जो अभी भी ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि शायद जो इलेक्शन कमेटी है उसके चेयरमैन वो बनाए जाएंगे, तो वो चेहरा उत्तराखंड में कांग्रेस का हो सकते हैं। ये अभी तक सब कयासबाजी चल रही है, कहीं से भी पर्दा नहीं उठा। तो ऐसे में जो धरातल पर तैयारियां होनी चाहिए, जो एक विपक्ष का जो मुख्य काम है, जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें पिछड़ती नजर आ रही है। और आपके सामने एक और चुनौती आम आदमी पार्टी भी दे रही है। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने तो बहुत सारी चीजें हैं।
आप इसे लेकर क्या कहेंगे? और एक बात और आपसे यही कहें कि क्या आज इस सारी जो हम कहेंगे धुंध है उससे एकदम जो कोहरा छाया हुआ है हट जाएगा? सुरेंद्र जी। जी देखिए, कहीं कोहरा नहीं है। पार्टी हाईकमान जिसको भी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी, जिसको भी नेता प्रतिपक्ष जिम्मेदारी देगी, सब लोग उसको मानेंगे। कांग्रेस पार्टी एक जीवंत लोकतांत्रिक पार्टी है जी। अपना अपना दावा रखने का, अपनी अपनी बात रखने का सबको मौका मिलता है। सबने अपनी अपनी बात हाईकमान तक पहुंचाई है, सोनिया जी तक पहुंचाई है, राहुल जी तक पहुंचाई है। और निश्चित रूप से जो भी निर्णय होगा पार्टी हित में सबसे अच्छा निर्णय होगा। और हम सब लोग सबको साथ लेकर चलने की मंशा इस कांग्रेस पार्टी में हमेशा रही है। और कांग्रेस पार्टी तो एक बहुत जीवंत लोकतांत्रिक पार्टी है। जहाँ तक चुनौतियों की बात है तो मैं समझता हूँ जिस प्रकार से पिछले 4.5 वर्ष का भाजपा का जो शासन रहा है उसमें तमाम नौजवानों से जो उनके रोजगार छीन लिए गए, छोटे व्यापारी हों, छोटे व्यवसायी हों, सबसे जो रोजगार छीना गया है, आज वो सारी ज्वलंत समस्या पूरे देश की जनता के साथ साथ इस प्रदेश की जनता के सामने मुंह बाए खड़ी है। आर्थिक संकट प्रदेश के अंदर भी है। तमाम आर्थिक गतिविधियां इस 2 वर्ष में कोरोना के उसमें बंद हुई है। सबसे बड़ी बात, कोरोना आने से पहले ही इस राज्य का और देश का जो आर्थिक गतिविधियां इस भाजपा नेतृत्व ने भंग करी थी, वो भी तमाम चुनौतियां मैं समझता हूँ राज्य की जनता के सामने है। और राज्य की जनता के निर्णय लेने की क्षमता पर हमको पूरा भरोसा है। जनता ने देखा है कि हरीश रावत जी के नेतृत्व वाली सरकार जब थी इस प्रदेश के अंदर तो उन्होंने हजारों छोटी छोटी पहल की थी उत्तराखंडियत को जिंदा रखने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्रों के बीच में जो समन्वय था, जो विकास का पहिया था, उसको तेज गति के साथ हमने दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो चाहे वो सीमांत के गांव हों, चाहे हमारे दूरस्थ क्षेत्र के गांव हों, चाहे मैदान के गांव हों, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए हजारों योजनाएं उन्होंने चालू की थी। चाहे मेरा गांव मेरा पेड़ हो, गौरा देवी कन्या हो, चाहे हमारा मेरा गांव मेरा स्कूल हो, और मनरेगा के भी तमाम कामों को गांव तक ले जाने का जो उनका कार्यक्रम था, उसका लाभ मैं समझता हूँ निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों को भी मिलेगा, कांग्रेस को भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, आज जो महंगाई सर पर बैठी है, इन्होंने तो आम आदमी के थाली से रोटी छीन ली, दाल छीन ली। पेट्रोल के जो दाम हैं, गैस के दाम जो हैं, वो आज आसमान को छू रहे हैं। गैस आज 900 रुपये से ऊपर पहुंच गई। पेट्रोल और डीजल का दाम 100 रुपये के आसपास छू रहा है। और जो महंगाई की मार आम आदमी के ऊपर पड़ रही है, आम आदमी त्राही नाम कर रहा है जनता के बीच में। बिल्कुल, जो भी काम होने थे, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन बात क्या है कि कांग्रेस इस टाइम जिस तरीके से जो चेहरे लाने चाहिए, अभी तक जिसकी बात हो रही थी कि कब होगी घोषणा, उस बात पर बहुत सारे लोग आज भी नजरें गड़ाए हैं। और इस बात से सभी लोग, सुरेंद्र जी, सहमत भी होंगे। भाजपा का इस प्रदेश में मैं समझता हूँ 8-10 वर्ष का जो शासन है उसमें 8 मुख्यमंत्री देखे हैं। और अभी तो एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 3 माह में 3 मुख्यमंत्री देने वाली पार्टी ने एक नया कीर्तिमान लेकिन दोनों दलों की स्थिति ऐसी है। बुक में भी सुरेंद्र अग्रवाल जी, आपके यहाँ भी आप देखें, आपके यहाँ भी मुख्यमंत्री बदलने की परंपरा रही है। सुरेंद्र जी, अस्थिरता आने से तमाम विकास के काम चौपट होते हैं। जो भी मंत्री मुख्यमंत्री अगर 3-3 महीने में बदलेंगे आप, तो विकास का क्या काम करेगा? वो फाइल बिल्कुल। सुरेंद्र अग्रवाल जी, आप एक सवाल हो रहे हैं सुरेंद्र जी आपसे कि जिस तरह चेहरा घोषित करने की बात हो रही थी, हरीश रावत जी ने एक बात उठाई। सुरेंद्र अग्रवाल जी एक चेहरा घोषित करने की जो बात उठाई, मुझे लगता है मेरी आवाज सुरेंद्र अग्रवाल जी तक नहीं जा पा रही है। सुरेंद्र अग्रवाल जी, मेरी आवाज आ रही है? नियुक्तियों की बात कर रहे हैं, हमारी जो संस्थाएं नियुक्त। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, मैं ये कह रहा हूं सुरेंद्र अग्रवाल जी, जो चेहरा घोषित करने की बात हो रही है, जिसे लेकर हरीश रावत जी ने बोला भी है, अब उस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। ऐसी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि शायद इस पर अब की बार घोषणा हो जाएगी। तो कितना लाभ आपको लगता है कांग्रेस को इससे मिलने वाला है? पार्टी चेहरा जिसको भी बनाए, हरीश रावत जी का जो नेतृत्व है, जो उनकी मास अपील है, जो उनके विकास का विजन है, वो विजन कांग्रेस के पक्ष में आम जनता को वोट दिलाने के लिए मैं समझता हूँ साथ खड़ा होगा।
हरीश रावत जी का जो संघर्ष है, चाहे वो राज्य में कांग्रेस को खड़ा करने का रहा हो, 2000 में उन्होंने कांग्रेस के वनवास को तोड़ा था, उन्होंने हरिद्वार में कांग्रेस के वनवास को तोड़ा, उन्होंने राज्य के गठन में उनके संघर्ष को सब जनता ने देखा है। उनका संघर्ष पार्टी के लिए, उत्तराखंड राज्य के लिए, यहाँ की जन समस्याओं के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के लिए, यहाँ के किसान के लिए और यहाँ के विकास के लिए जो उनका संघर्ष है, वो अपने आप में एक बड़ा चेहरा कांग्रेस के पक्ष में सबको नजर आता है। जनता जानती है कि हरीश रावत जी का नेतृत्व इस राज्य के लिए उतना ही जरूरी है जितना इस राज्य के लिए विकास की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल ये शुरू से ही सुरेंद्र अग्रवाल जी तो मांग करते रहे हैं कि हरीश रावत जी का चेहरा होना चाहिए, ये तो आप लगातार कहते रहे हैं और इस बार शायद ऐसा होने भी जा रहा है। हमारे साथ हनी पाठक भी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। हनी, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो वर्तमान में किन उपलब्धियों के सहारे आप चुनाव में जाएंगे? क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे आरोप हैं, मुख्यमंत्री बदलने के आपके ऊपर आरोप हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीजें वो जयसिंह रावत जी ने भी गिनवाई, उसके अलावा सुरेंद्र अग्रवाल जी भी कह रहे हैं महंगाई एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, कोरोना को लेकर भी बात हो सकती है, ऐसी भी बहुत सारी चीजें वर्तमान में चल रही हैं। हनी पाठक जी, जी बोलिए। देखिए, अब मैं बारी बारी से सुरेंद्र अग्रवाल भाई साहब, जो मेरे बड़े भाई साहब हैं, उनकी बातों का हर बात का जवाब देती हूँ। इन्होंने कहा महंगाई, बेरोजगारी, ये सब, तो मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो ये अब तक हरीश रावत जी का गुणगान करते आ रहे हैं, नो डाउट हरीश रावत जी इंसान अच्छे हैं, पर एक बात बताइए, इंसान अच्छे होना क्या मुख्यमंत्री के लिए सही है? मुख्यमंत्री योजनाओं को कितना धरातल तक लेकर आता है, इसके बारे में सोचना ज्यादा सही है। अब आप मुझे एक बात बताइए, मुझे सिर्फ इन्होंने हरीश रावत जी की खूब अच्छे से मक्खन पॉलिश करते रहे, मुझे योजनाएं नहीं गिनाई एक भी अपने चुनावी साल की योजनाओं का गुणगान इन्होंने नहीं किया, क्योंकि योजनाएं थी नहीं, तो ये गुणगान करेंगे कैसे? दूसरी चीज मुझे ये बताएं, बेरोजगारी का बहुत ज्यादा डंका इन्होंने पीटा। बेरोजगारी को लेके हमारी सरकार तो लगातार पदे निकाल रही है, कहीं 457, कहीं 569, कहीं 631, लगातार बेरोजगारी की वैकेंसीज आई जा रही है, उसको भर्ती कराया जा रहा है। लेकिन मुझे ये बात बताएं कि जब इनकी गवर्नमेंट थी, आज से 5 साल पहले जब इनकी गवर्नमेंट थी, तो कितने लोगों को रोजगार दे दिया गया? क्योंकि देखिए, जाहिर सी बात है, एंकर, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? हेलो, हनी पाठक जी बोलिए। आपका नाम मैं जान सकती हूँ? संजय गोस्वामी बोल रहा हूँ जी, बताइए। मैं ये कह रही हूँ, जो अभी तक 5 साल में, हाँ गोस्वामी जी मुझे एक बात बताइए, जब ये बोल रहे हैं 5 साल पहले हम लोगों ने बहुत ज्यादा रोजगार दिए, हम लोगों ने रोजगार के बारे में इतनी ज्यादा चीजें की, कयावत करी, शुरू कर दी, आज जो बच्चा 25 साल का है वो 30 साल का हो गया होगा, तो उस 25 साल के बंदे को 25 साल की जब वो उम्र में था, तो कितने रोजगार इन्होंने दे दिए जिनको आते ही हम लोगों ने खाली करवा दिए? इस चीज का मुझे जवाब देना। 5 साल पहले ये बेरोजगारी की स्टेज कहां थी? कितने लोगों को इन्होंने रोजगार दे दिया जो ये आरोप लगा रहे हैं? आरोप आदमी तब लगाए जब बेरोजगारी का कुछ वो करके रखा हो, कुछ किया तो इन्होंने है नहीं, और यहाँ पे बेकार की मुझसे बातें कर रहे हैं कि बेरोजगारी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। दूसरा, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, जो ये कह रहे हैं कि सीएम का चेहरा बदल दिया, मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, सीएम का चेहरा कोई जानबूझ के तो बदला नहीं किया, हर चीज का एक वो होता है ना, एक्ट होता है। जेपी नड्डा जी ने एक पत्र लिखा था, उस पत्र में उन्होंने संविधान के आर्टिकल 164(a) का जिक्र करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री को 6 महीने बाद विधानसभा का सदस्य बनना होता है, लेकिन आर्टिकल 151 कहता है कि अगर विधानसभा चुनाव होने में 1 साल का समय रह जाता है तो उपचुनाव नहीं कराया जा सकता। तो हमारी जो बीजेपी की पार्टी है ना, वो संविधान के विरुद्ध तो जा नहीं सकती भाई साहब। तो संविधान जो लिख के आया है, संविधान के अनुसार ही कार्य होगा। तो मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया, और मुख्यमंत्री का चेहरा बदल के युवा, हमारे मोदी जी जब से आए हैं लगातार ये बोले हैं कि युवा ही हमारे देश की नींव है। जैसे हम मकान बनाते हैं, नींव होती है, वैसे ही युवा भी हमारे देश की नींव है। तो युवाओं को मौका दिया जाएगा, तो युवाओं को मौका दिया जा रहा है, और युवा अपने चरम सीमा पर आकर कार्य कर रहे हैं। कोई भी ऐसा कार्य नहीं हो रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो। और आपने देखा ही होगा, स्पोर्ट्स में हमेशा युवा ही बाजी मारते हैं, इसलिए आला कमान ने भी कुछ देख रेख कर ही अपनी बारीकी से सीएम को बनाया है। तो ये क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा। और कांग्रेस की तो बात ही ना करे जनाब, इनके यहाँ तो प्रीतम सिंह वो कौन कौन सी हैं जिन्हें लेकर आप चुनाव के बीच में जाने की सोच रहे हैं?
उपलब्धियां ही तो मैंने अभी आपको बताई। देखिए, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, गौरा देवी कन्या योजना, 2022 तक सड़क को गांवों तक जोड़ना, घनसियारी योजना, हर तरह की योजना हमारी ही सरकार द्वारा लाई गई है। इनकी सरकार द्वारा कौन सी योजना लाई गई है? आप मुझे बताइए गोस्वामी जी कि अभी तक इन्होंने जितनी हरीश रावत जी की बातें करी, मुझे कोई भी योजनाओं के बारे में बताया? इन्होंने योजनाओं के बारे में बताया? मैंने आपको योजनाओं के बारे में अभी तक बता दिया, पूरा लेखा जोखा मैंने आपको बता दिया। और कौन सी योजनाओं के बारे में ये जानना चाहते हैं? उन्होंने अटल आयुष्मान योजना आपने सुना होगा। हर घर हर परिवार, उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य बना था जहां पे हर व्यक्ति को अटल आयुष्मान योजना का लाभ मिला है। उस घर के गरीब से पूछिए, जब वो बीमार पड़ता है और उसके पास 1 रुपए दवाई खरीदने का नहीं होता है, उसको 5 लाख तक का इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट अटल आयुष्मान योजना के तहत प्राप्त हुआ था। ये हमारी ही सरकार के द्वारा हुआ है। यहाँ भी हनी पाठक जी बहुत सारी चीजें हैं, बिल्कुल आप जो कह रही हैं वो भी हैं, लेकिन उसके अलावा मुद्दे बहुत सारे हैं। मुद्दा कोरोना को लेकर भी है, मुद्दा हरिद्वार जो घोटाला हुआ उसे लेकर भी ऐसे विपक्ष बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। नवीन पिरसाली जी, क्योंकि वर्तमान में अगर हम बात करें, हनी जी मैं आपके पास आऊंगा इसके बाद, हनी जी आपके पास भी आऊंगा इसके बाद, एक बार जरा नवीन जी से भी पूछ लेते हैं। नवीन, अगर हम बात करें, क्योंकि बात हो रही है आम आदमी पार्टी की और लगातार आपके बड़े नेता भी लगातार उत्तराखंड में आ रहे हैं, आज भी मनीष सिसोदिया जी वहां दौरा कर आए हैं, बहुत सारी बातें बोली जा रही हैं, लेकिन एक बात जो चर्चा चल रही है, जिस तरीके की बातें हो रही हैं, ये कहा जा रहा है कि आपके पास भी बहुत ज्यादा चेहरे नहीं है, आप भी इस इंतजार में हैं कि दूसरे दलों से लोग कब टूट के आए और कब आप उन्हें टिकट दें, इस तरीके की बातें भी हैं। और आपके पास अहम मुद्दे क्या होंगे इस चुनाव पर? देखिए, मैं चुनावी मुद्दों पर आता हूं, क्योंकि जैसे कि आप देखते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर हम प्रमुखता से उत्तराखंड में चल रहे हैं और जिसको जनता बहुत स्वीकार भी कर रही है। उसके अलावा जो हमने अब मुद्दे इंट्रोड्यूस करने शुरू करते हैं, जैसे 300 यूनिट बिजली का जो हमने वादा यहाँ पर गारंटी अरविंद केजरीवाल जी दे गए हैं, और बिजली की 4 गारंटियां हैं, उनको लेकर लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। और यूनिक गारंटी कार्ड जनता को दिया जा रहा है, डोर टू डोर जाकर जनता को समझाया जा रहा है कि कैसे 300 यूनिट बिजली यहाँ पर मिलेगी। उसके अलावा हम युवाओं से लगातार संवाद स्थापित कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी मानती है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की यहाँ पर सरकारें रही, लेकिन दोनों ने ही बेरोजगारी को बढ़ाने का काम किया, बेरोजगारी में इजाफा किया। आज हमारे युवा बेरोजगारी और पलायन का दंश झेल रहे हैं, इसलिए उनकी ऊर्जा को हम अब उत्तराखंड के नवनिर्माण में लगाएंगे, उस ऊर्जा का सदुपयोग करेंगे और उनका भविष्य, उज्जवल भविष्य कैसे होगा उन्हीं से जानेंगे, क्योंकि वो अपने बारे में ज्यादा बेहतर बता सकते हैं किसी और से। तो इसलिए हम लगातार हमारे वरिष्ठ नेता कर्नल कोठियाल जी युवाओं से संवाद कर रहे हैं, पूरा प्रदेश में ये संवाद हो रहा है। और अभी अभी हमने अपनी कार्यकारिणी को दुरुस्त किया है, एक एक्टिव, योग्य और सक्षम लोगों की कार्यकारिणी बनाई है और सभी विधानसभाओं से इसमें प्रतिनिधित्व दिया है, ताकि एक बहुत अच्छी कार्यकारिणी हमारी बन रही। हमारे अनुषंगिक मोर्चों को हमने मजबूत किया है, तो बहुत एक मजबूती के साथ और एक नए विजन और नई राजनीति साथ आम आदमी पार्टी जनता के बीच में जा रही है। और नवीन पिरसाली जी, खाली अगर मैं बात करूं, खाली नवीन जी आपने जो बात करी है 300 यूनिट बिजली की, इसके अलावा और कोई मुद्दे पे आपने बात नहीं की। अगर हम देखें, खाली केवल एक यही बात लगातार उठा के, तो चुनावी मुद्दा केवल 300 यूनिट बिजली फ्री देने से पूरा हो जाएगा। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर बहुत पहले यहाँ पर बात कर दी। आपको पता होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जब हमने अरविंद जी ने जब घोषणा की थी चुनाव की कि उत्तराखंड में हम सभी 17 विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे और उत्तराखंड का आम आदमी चुनाव लड़ेगा, उत्तराखंड का आम आदमी तय करेगा उत्तराखंड का विकास कैसा होगा। उसी वक्त हमने 3 बड़े मुद्दे इंट्रोड्यूस किए थे, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, जो यहाँ की मूलभूत आवश्यकता है, जिसको इन सरकारों ने नगण्य कर दिया। क्योंकि आज तक जो भी सरकारें यहाँ पर रही, उन्होंने राज्य की उन्नति और राज्य की प्रगति के जो मुद्दे थे उनको पीछे करके भावनात्मक और अन्य जो यूजलेस मुद्दे थे उनको आगे रखा। तो जनता त्रस्त हो चुकी है और जनता समझ चुकी है कि हमारे प्रदेश की बर्बादी करने के लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अब यहाँ पर शासन करने लायक नहीं है। अगर उत्तराखंड को बचाना है तो कोई नई राजनीति यहाँ पर आनी चाहिए, नई विकल्प यहाँ पर आनी चाहिए। उसके तौर पर आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड की जनता हाथों हाथ ले रही है और मुझे पूर्ण यकीन है 2022 में प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल नवीन जी, लेकिन मुद्दे आप भी गिना नहीं पा रहे हैं, किस मुद्दों पर आप जाएंगे? खाली बोल देना शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो हर कोई बोल रहा है। चलिए मैं आपके पास दोबारा आऊंगा नवीन जी, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच।